हेलो दोस्तों, आज हम लोग ब्लड प्रेशर को पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन के बारे में समझा और आज हम लोग वाइटल साइन के चौथे कंपोनेंट और करेक्टर जो कि ब्लड प्रेशर है उसके बारे में समझेंगे। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर जब हमारा जो हार्ट पंप करता है ब्लड, जब जिसे कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जब ब्लड पंप करता है तो वह आर्टरी में पंप करता है, आर्टरी में, एओर्टा में। तो आर्टरी में जो प्रेशर रहता है, आर्टरी में जो प्रेशर रहता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान, उसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। आर्टरी में जो प्रेशर प्रेजेंट रहता है ब्लड के कारण, आर्टरी जो हमारा वेसल्स जो है हमारे बॉडी में, उसमें ब्लड के कारण जो प्रेशर प्रेजेंट रहता है उसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड आर्टरी में प्रेजेंट रहता है, इसके कारण से जो प्रेशर रहता है उसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। प्रेशर एग्जर्टेड ऑन आर्टरी विथ हेल्प ऑफ हार्ट के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है। जब हमारा हार्ट पंप करता है, कार्डियक आउटपुट निकालता है, स्ट्रोक वॉल्यूम करता है, तब वह प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है। और इसी के कारण से, ब्लड प्रेशर के कारण से ही हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में, ब्रेन तक, पैर तक, इसी ब्लड प्रेशर के कारण से ही, अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो तो इसी के कारण से ही सभी ऑर्गन तक ब्लड पहुँचता है। लेक ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जैसा कि देखते होंगे आप लोग बच्चों में, इन्फेंट में, 1 साल से कम बच्चों में बीपी कम रहता है, 80/50 mmHg बीपी रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब उसका जो आर्टरी जो होता है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण से जब हार्ट पंप करता है तो उसका जो आर्टरी रहता है वो स्ट्रेच कर जाता है, जिसके कारण से बीपी उतना प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पाता है, जिससे के कारण से उसमें बीपी, ब्लड प्रेशर कम रहता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है उसे उसे आर्टरी जो हमारा होता है वह हार्ड होते जाता है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होते जाता है, फैट साइड में जमा होते जाता है, जिसके कारण से वह हार्ड होते जाता है और 60 के अभव में और ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जिसके कारण से भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो उसे स्पेस नहीं मिल पाता है, आर्टरी स्ट्रेच नहीं हो पाता है, जिसके कारण उतना ही स्पेस में वह प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिसके कारण से बीपी ज़्यादा हो जाता है उसमें। लेक ऑफ इलास्टिसिटी जब कम रहेगा, स्ट्रेचिंग कम होगा, फ्लेक्सिबल कम रहेगा, तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। ब्लड प्रेशर का 2 यूनिट होता है। ब्लड प्रेशर का हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में जानते हैं। जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, जब ब्लड को पंप करता है उस टाइम जो प्रेशर प्रेजेंट रहता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। उस समय तो ज़्यादा रहेगा क्योंकि उस समय हार्ट पंप किया है। जब किसी चीज़ को हम फोर्स धक्का देंगे तो वह तो ज़्यादा उस समय प्रेशर रहेगा, इसलिए उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो ज़्यादा होता है, जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के समय प्रेजेंट होता है, जिसका नॉर्मल रेंज 120 mmHg होता है, 120 mmHg। ब्लड प्रेशर को नापने का जो यूनिट होता है, मेजर करने का जो यूनिट होता है, वह mmHg होता है। और जब वह ब्लड पंप, हार्ट तो ब्लड को पंप कर दिया, लेकिन जब वह रिलैक्सेशन मोड में आता है, जब हार्ट रिलैक्स होता है तो हमारे आर्टरी में भी ब्लड रिलैक्स हो जाता है, उस समय हमारा प्रेशर कम होता है। जब कम प्रेशर होता है तो उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो कि हार्ट के रिलैक्सेशन के दौरान देखने को मिलता है, जिसका नॉर्मल रेंज 80 mmHg होता है, 80 mmHg होता है, जो कि सिस्टोलिक से कम होता है। सिस्टोलिक जब हार्ट पंप करता है तब, और डायस्टोलिक जब हार्ट रिलैक्स मूड में हो, आर्टरी भी रिलैक्स में हो, जब प्रेशर नहीं हो, तो वह 80 mmHg होता है। सिस्टोलिक में 120 mmHg और डायस्टोलिक में 80 mmHg होता है, जिसे 120 बाय
80 mmHg लिखते हैं। मतलब किसी भी नॉर्मल ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर होगा वह 120/80 mmHg होगा, यह नॉर्मल है। अगर इससे कम है तो इसे हाइपोटेंशन कहेंगे, अगर इससे ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन कहेंगे। इसका अलग अलग कैटेगरी होता है, वो किसी और वीडियो में जानेंगे, हाइपरटेंशन में पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने का जो मशीन होता है और प्रोसेस जो होता है, उसे मेजरमेंट करने का जो मशीन होता है, ब्लड प्रेशर किसी चीज़ से तो नापेंगे ही, मेजर करेंगे ही, तो उसका जो नेम होता है वह स्फिग्नोमेनोमीटर होता है। SPHYGNOMANOMETER स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। उस मशीन का जो नाम होता है उसे स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं, जिसका इन्वेंशन बोन बोस ने किया था, जिसका इन्वेंशन डिस्कवर बोन बोस ने किया था। बीपी लेने का जो तरीका होता है, कॉमनली हम लोग बाह में लेते हैं, आर्म पे लेते हैं। यह जो आर्म है बीपी कप, वह आर्म पे हम लोग लेते हैं। हाथ में जो हमारा एल्बो जो होता है, एल्बो केहनी जिसे कहते हैं, उसके ऊपर हम लोग बीपी मेजर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी होता है और आर्टरी में ब्लड प्रेशर तो आर्टरी में ही हार्ट के द्वारा एग्जर्ट किया जा रहा है, तो आर्टरी में ही हम लोग मेजर करते हैं। वह आर्म में किया जाता है, तो उसके नापने कॉमनली हम बोल रहे हैं कॉमनली, और कई जगह से बीपी लिया जा सकता है और कितने टाइप के हैं वो भी हम बताएंगे। लेकिन जो कॉमनली जो हम लोग लेते हैं वह हाथ में बाँह पर से लेते हैं, एल्बो के ऊपर से। तो इसके नापने का प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। आर्म जो केहनी होता है, बीपी कप होता है, उसमें एक मशीन लगा हुआ रहता है। बीपी कप को अपने केहनी के ऊपर बांधना है। कितना ऊपर बांधना है? 2.5 सेंटीमीटर एबव एंटीक्यूबाइडल फोसा। ये जो एल्बो, जो उल्टा साइड जो एल्बो हाथ मोड़ते होंगे तो एल्बो जो बोन निकलता है, उसके अपोजिट साइड में जब फ्रंट साइड में आइएगा तो वहाँ पे ट्रेंगुलर डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, जिससे जो ट्रेंगुलर डिप्रेशन प्रेजेंट होता है उसे एंटीक्यूबाइडल फोसा कहते हैं। और वहीं पे हमारा ब्रेकियल आर्टरी प्रेजेंट होता है। एंटीक्यूबाइडल के लेटरल साइड में, इंटीरियर साइड में ब्रेकियल आर्टरी प्रेजेंट होता है। उसके 2.5 सेंटीमीटर एबव ऊपर बांधना है। उसके 2.5 सेंटीमीटर मिस हो गया, 1 इंच या फिर दो फिंगर कह सकते हैं, इतना ऊपर बांधना है। ठीक है। और जब वह हम कप को रोल करेंगे हैंड पे, तो उसके बीच में इस तरह से फिंगर को डालेंगे और 2 फिंगर का गैप रहना चाहिए, पूरा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। मतलब नॉर्मल जो किसी भी चीज़ को बांधते हैं उस तरह से उसके बीच में 2 फिंगर का गैप रहना चाहिए। उसके बाद जब उसमें एक एयर प्रेशर बैलून की तरह रहता है, उसे जब प्रेस करेंगे तो वह इन्फ्लेट होगा, तब वह इन्फ्लेट होगा। एयर उसमें जब जो कप ने हमने बांधा, वह जब कप में एयर भरेगा तो जो हमारा आर्टरी जो आ रहा है वह कंप्रेस हो जाएगा। जो ब्रेकियल आर्टरी था, नीचे रेडियल आर्टरी था, वह कंप्रेस हो जाएगा। जब हम एयर एग्जर्ट करेंगे उसमें, जब हम लोग एयर को फिल करेंगे इस तरह से, जब उसमें देंगे तो जो कप रहेगा उसमें एयर जाएगा और वह उसे एयर फिल होगा, तो जो हमारा आर्टरी रहेगा वह कंप्रेस हो जाएगा और उसमें वो ब्लड का जो है ब्लड फ्लो रुक जाएगा। उसमें जो है ब्लड का फ्लो रुक जाएगा आर्टरी में। उसके बाद मतलब नॉर्मली जब हम लोग जिस समय इन्फ्लेट करते हैं उसी समय जब हमारा साउंड, जो हमारा बीट जो स्टेथोस्कोप से हम ब्रेकियल आर्टरी पे रख के सुन रहे थे, अगर वह बंद हो जाए, उससे मात्र 20 mmHg ज़्यादा लेकर जाना है, उससे ज़्यादा नहीं लेकर जाना है। ओनली ऐसा नहीं कि 200-300 हम एयर इन्फ्लेट कर दिए, उतना नहीं करना है। जब हम लोग इन्फ्लेट कर रहे हैं उसी समय जो हम साउंड सुनते रहते हैं, उसी समय जब साउंड आना बंद हो गया तो उससे मात्र 20 mmHg 20 ज़्यादा एयर प्रेस करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ब्रेकियल आर्टरी पे चेक करते हैं कॉमनली विदाउट स्टेथोस्कोप। ठीक है। उसके बाद जब 20 mmHg कर दिए हम लोग, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे वो जो वहाँ पे एक बटन टाइप का रहता है, उसको धीरे धीरे जब हम लोग एयर को डिफ्लेट करेंगे, एयर को एक्सटर्नल बाहर निकालेंगे, तब
जो है हमारा धीरे धीरे, जब एयर को धीरे धीरे स्लोली पूरा डिफ्लेट करना है एयर को, तब जो है हमारा आर्टरी जो कंप्रेस हो गया था, दब गया था, ब्लड फ्लो रुक गया था, वह धीरे धीरे वाटर वहाँ से ब्लड फ्लो पास हो जाएगा। क्योंकि जब एयर को जब डिफ्लेट चिपकाएंगे, जो चिपका हुआ था उसको जब घसकाएंगे तो आर्टरी जो हमारा चिपका हुआ था वह फूल जाएगा और वहाँ से ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण से वहाँ वाइब्रेशन सुनने को मिलता है। वाइब्रेशन होता है क्योंकि पूरा स्पेस तो उसको मिल नहीं रहा है ब्लड जाने का, क्योंकि अभी तक पूरा हमने डिफ्लेट नहीं किया है, तो वह वाइब्रेशन होता है। उसी वाइब्रेशन के कारण हमें स्टेथोस्कोप में साउंड सुनाई पड़ता है। उसी वाइब्रेशन के कारण हमें स्टेथोस्कोप में साउंड सुनाई पड़ता है। विदाउट स्टेथोस्कोप आप सिस्टोलिक प्रेशर को चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब है स्टेथोस्कोप जब वहाँ पर रख के चेक करेंगे तो पूरा साउंड तो हमें सुनाई देगा ही। अगर विदाउट स्टेथोस्कोप सिर्फ एयर को इन्फ्लेट करेंगे और जो हमारा रेडियल आर्टरी है, जब आर्टरी जब प्रेस हुआ था तो रेडियल आर्टरी में भी ब्लड फ्लो रुक गया था, जब यहाँ भी आएगा तो यहाँ भी वाइब्रेशन होगा, तो यहाँ पे सिस्टोलिक, जो हमने कहा जब हमारा हार्ट पंप करता है तो उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जब रिलैक्सेशन मोड में जाता है तब वह डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जब हमारा फर्स्ट साउंड सुनाई पड़ेगा, जो हमें फर्स्ट साउंड सुनाई पड़ेगा उसे सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, और जिसका नाम फर्स्ट साउंड का नाम कोरोटकोप साउंड कहते हैं, कोरोटकोप साउंड कहते हैं। और लास्ट साउंड जो होगा, मतलब पूरे एकदम धीमी धीमी हमको सुनाई पड़ेगा लास्ट साउंड, जिसे मान लिया जाए 120 पे हमें फर्स्ट साउंड सुनाई पड़ा, 120 पे उसे कोरोटकोप साउंड और सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे उसे। और 120, 110, 190 तक आवाज़ हमें सुनाई पड़ रहा है। उसके बाद 80 पे आके वह आवाज़ रुक गया, हमें नहीं सुनाई पड़ रहा है, उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे और उसे फिफ्थ साउंड कहेंगे। फिफ्थ साउंड को भी कोरोटकोप साउंड कहते हैं। फर्स्ट साउंड जो सिस्टोलिक के समय जो साउंड सुनाई पड़ा उसे फर्स्ट साउंड कहेंगे, और डायस्टोलिक के समय जो साउंड सुनाई पड़ा उसे फिफ्थ साउंड कहेंगे। विदाउट स्टेथोस्कोप सिस्टोलिक प्रेशर सिर्फ चेक कर सकते हैं रेडियल आर्टरी के द्वारा, और हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप के द्वारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर चेक कर सकते हैं। व्हेन साउंड डिसएपियर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन ऑफ, जब इन्फ्लेट कर रहे हैं उस समय जब साउंड डिसएपियर हो जाएगा, इंक्रीज ओनली 20 mmHg प्रेशर, उससे मात्र 20 mmHg ज़्यादा इंक्रीज करना है। फर्स्ट साउंड कोरोटकोप साउंड कहते हैं। जब फर्स्ट टाइम जब 120 mmHg पे जब साउंड सुनाई पड़ा फर्स्ट टाइम जब डिफ्लेट करने के समय में, तो उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे, और फर्स्ट साउंड उसे कहते हैं जिसे कोरोटकोप साउंड। यह साउंड का नाम याद रखिएगा, यह कभी भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, कोरोटकोप साउंड। और जब जो लास्ट साउंड होता है जो कि 80 mmHg पे सुनाई पड़ेगा, नॉर्मली 80 mmHg पे सुनाई पड़ेगा, उसे फिफ्थ साउंड कहते हैं और उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्योंकि उस समय हार्ट हमारा रिलैक्स मोड में है, आर्टरी भी रिलैक्स मोड में है, इसलिए वहाँ पे ब्लड का जो प्रेशर रहेगा आर्टरी में वह कम रहेगा, उसे डायस्टोलिक कहेंगे। जो ज़्यादा रहता है उसे सिस्टोलिक कहते हैं। नॉर्मली 120/mmHg होता है, सिस्टोलिक 120 होगा mmHg, और डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। अगर इसे किलो पास्कल में चेंज किया जाए, किलो पास्कल में चेंज किया जाए तो 16/11 हो जाएगा। किलो पास्कल में चेंज किया जाए तो 16/11 हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर नोन एज पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के डिफरेंस को पल्स प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर जो 120 mmHg था उसको, और डायस्टोलिक, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो 80 mmHg था, वो दोनों के डिफरेंस को पल्स प्रेशर कहते हैं। अगर 120 में 80 को माइनस करेंगे, वो दोनों का अंतर तो यही होता है, सिस्टोलिक माइनस डिस्टोलिक। अगर 120 माइनस 80 करते हैं तो 40 mmHg होता है, उसे पल्स प्रेशर कहते हैं। पल्स प्रेशर कहने का मतलब यह हुआ कि हमारा आर्टरी कितना स्ट्रेच कर रहा है, हमारा जो आर्टरी है वह कितना स्ट्रेच कर रहा है। अगर वह कम स्ट्रेच कर रहा है,
जैसे कि ग्रेटर देन 50, अगर वह 40 तो हमने नॉर्मल बताया, 120 - 80 उसे पल्स प्रेशर कहते हैं, जो कि 40 होता है नॉर्मल। अगर वह 50 से ज़्यादा हो जाए, 40 से 50 नॉर्मल होगा, अगर वह 50 और 50 से ज़्यादा हो जाए तो उसे रिस्क स्टार्ट हो जाता है उसमें, जो कि एजिंग 60 ईयर्स के एज पर ज़्यादा में देखने को मिलता है, जिसमें हाइपरटेंशन रहता है उसमें देखने को मिलता है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन में देखने को मिलता है। ठीक है। पल्स प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर नोन एज पल्स प्रेशर। सबसे पहला हमने कॉमन पढ़ा कि ब्रेकियल आर्टरी बाम पे, आर्म पे लिया जाता है बीपी। दूसरा जो है लेग, जो कॉमन लिए सेकेंड मोस्ट कॉमन जो होता है वह लेग थाई में लिया जाता है आर्टरी। पोप्लिटियल आर्टरी, जो हमारा पैर का जो घुटना है उसके पीछे में जो आर्टरी है उसे पोप्लिटियल आर्टरी कहते हैं, पोप्लिटियल फोसा पे प्रेजेंट होता है। नी जो घुटना होता है उसके पीछे में पोप्लिटियल फोसा प्रेजेंट होता है, जो कि डायमंड डिप्रेस्ड शेप रहता है, वहाँ पे पोप्लिटियल फोसा प्रेजेंट होता है, और उसके ऊपर में कफ को बांधते हैं और इन्फ्लेट करते हैं, पोप्लिटियल फोसा पे स्टेथोस्कोप रख के वहाँ पे चेक करते हैं, तो वह भी बीपी चेक करने का ही तरीका है। बीपी कफ का साइज, जो हमने बताया कि बीपी कफ का जो साइज होता है वह सभी एज, अलग अलग एज के लिए अलग अलग साइज का आता है, जो कि इस प्रकार है। न्यू बोर्न, जब बच्चा बोर्न लेता है, मदर के उम्र से बाहर आता है, तो उसका जो कफ का साइज होता है, बीपी कफ का स्फिग्नोमेनोमीटर जो इक्विपमेंट है, उसका जो कफ जो रहता है उसका साइज, विड्थ चौड़ाई जो रहेगा, एक तो ये लंबाई हो गया, ये इस तरह से रोल करेंगे, और ये जो है पेंसिल का जो ये चौड़ाई हो गया, तो वो विड्थ 3 सेंटीमीटर रहेगा और लेंथ 6 सेंटीमीटर रहेगा। इन्फेंट में विड्थ 5 सेंटीमीटर रहेगा, लेंथ 15 सेंटीमीटर रहेगा, 3, 6, 5, 15। ठीक। और चिल्ड्रेन में इन्फेंट 1 साल तक का हो गया, चिल्ड्रेन 1 साल से 18 साल तो नहीं कह सकते हैं, 3 से 4 साल तक कह सकते हैं इन्फेंट। ठीक है। चिल्ड्रेन में 8 सेंटीमीटर विड्थ रहेगा, 21 सेंटीमीटर लेंथ रहेगा। और एडल्ट, जो नॉर्मल एडल्ट में चेक किया जाता है, 18 साल, 20 साल, 50 साल के एज के ग्रुप में चेक किया जाता है, उसमें कफ का जो विड्थ रहता है वो 13 सेंटीमीटर रहता है, और लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर रहता है। 13 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर कहने का मतलब हो गया 2.5 सेंटीमीटर में 1 इंच होता है, तो यह 1 फीट हो गया, और यह लगभग 5 इंच हो गया, मतलब ½ फीट हो गया, और ये 1 फीट हो गया। ठीक है। और थाई, जो हमने बताया कि पोप्लिटियल आर्टरी के द्वारा चेक किया जाता है, नी घुटना के ऊपर बांध करके, उसमें थाई का जो, क्योंकि थाई तो मोटा रहता है, साइज उसका ज़्यादा रहता है, इसलिए उसका विड्थ 20 सेंटीमीटर रहता है और उसका लेंथ 42 सेंटीमीटर रहता है। जब हम लोग ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, जिस समय चेक करते रहते हैं, उस समय कौन सा पोजीशन होना चाहिए? एक तो हमारा जो पोजीशन होता है, सबसे बेस्ट पोजीशन वह सीटिंग पोजीशन होता है। किसी को भी बेड पर बैठा करके, चेयर पे बैठा करके, उसका जो हैंड रहता है वह टेबल पे रख देना है, हार्ट के लेवल में रहना चाहिए। उसका जो हैंड, ब्रेकियल आर्टरी जो है वह हार्ट के लेवल में इक्वल टू बराबर में रहना चाहिए, तभी हम लोग बीपी को चेक करते हैं। चाहे वह सीटिंग में भी हो, अगर वह पेशेंट सोया हुआ है, मतलब सुपाइन पोजीशन में है, फिर भी उसका जो हैंड रहता है वह हार्ट के लेवल में रहना चाहिए। ठीक है। हार्ट के लेवल में रहना चाहिए। लाइंग डाउन, जिसे अगर थोड़ा सा अगर झुका हुआ भी है पीछे की ओर, तो भी उसका हैंड जो है वह लाइन, मतलब हार्ट के लेवल में रहना चाहिए। मोस्टली किसी भी पोजीशन में ले, बेस्ट पोजीशन तो सिटिंग पोजीशन ही रहता है, लेकिन अगर किसी भी पोजीशन में ले तो उसका जो हैंड होगा, या फिर जहाँ से पोप्लिटियल से आर्टरी से लेंगे, थाई से लेंगे, तो वह हार्ट के लेवल में रहना चाहिए। ठीक है। तो पोजीशन सिटिंग पोजीशन हो सकता है, सुपाइन पोजीशन हो सकता है, साइड लाइन में जो प्रॉब्लम होगा, लाइंग पोजीशन हो सकता है, हाई फॉलोअर्स पोजीशन हो सकता है, लेकिन वह हार्ट के लेवल में रहना चाहिए।
इसमें एरर कब कब देखने को मिलता है, जब हम लोग ब्लड प्रेशर चेक करते हैं कब कब एरर देखने को मिलता है, गलत बीपी हमें देखने को मिल सकता है। ज़्यादा हायर ब्लड प्रेशर, ज़्यादा ब्लड प्रेशर जब हम चेक कर रहे हैं तो कब हमें ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। सबसे पहला बिलो हार्ट लेवल के नीचे अगर हैंड है तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर स्लो डिफ्लेशन, जितना जो डिफ्लेशन है पूरा हम स्लो रुक करके कर रहे हैं, डिफ्लेट कर रहे हैं एयर को, तो उसमें हमें ज़्यादा ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है। नैरो कफ कहने का मतलब है जो वाइड जो था, जो इसका 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर था, 8 सेंटीमीटर की जगह पर अगर 2 सेंटीमीटर हम वाइड ले लेंगे तो हमें ज़्यादा बीपी देखने को मिलेगा। लूज कप, जो हमने कहा था कि जब हम लोग रोल करेंगे हैंड पे तो उसके बीच में 2 फिंगर का गैप रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा गैप रहेगा तो उसमें ज़्यादा हायर बीपी देखने को मिलेगा, एरर देखने को मिल सकता है बीपी में, ब्लड प्रेशर में एरर देखने को मिल सकता है। लो ब्लड प्रेशर कब कम देखने को मिलेगा, जब हम बीपी ले रहे हैं तो कब कम हमें एरर गलती देखने को मिल सकता है। कम मतलब 120 mmHg जो था, 120/80 mmHg जो था उसमें उससे कम कब देखने को मिल सकता है अगर कोई गलती हम कर रहे हैं तो। वाइड कफ, चौला कफ, जो हमने 3, 5, 8, 13 बताया, इससे ज़्यादा अगर 13 की जगह हमने 20 सेंटीमीटर ले लिया तो उसमें लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। एबव हार्ट लेवल के ऊपर, हैंड जो है हमारा ऊपर, हार्ट के ऊपर रखेंगे तो कम देखने को मिलेगा। क्विक डिफ्लेशन, अचानक से हमने तुरंत पूरा एयर जो है पूरा पास कर दिया, उसके कारण से हमें कम देखने को मिलेगा। टाइट कप जो हमने बताया था कि जो बताया था कि बीच में जब रोल करते हैं तो बीच में 2 फिंगर का गैप रहना चाहिए, अगर उससे कम है, टाइट कर दिया हमने, पूरा टाइट कर दिया हैंड पे, तो उसमें लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। यह एरर है। चेक करने के समय ये सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। हार्ट के लेवल में हैंड को रहना चाहिए। एक्यूरेट जो है ये साइज है, इसी साइज का कफ रहना चाहिए, लेंथ भी इसी साइज का होना चाहिए। क्विक डिफ्लेशन नहीं होना चाहिए, लूज कफ नहीं बांधना चाहिए, टाइट कफ नहीं बांधना चाहिए। जो एक्यूरेट जो हमने बताया पहले प्रोसीजर, उसी को फॉलो करना है। अब दूसरा मीन आर्टेरियल प्रेशर, अगला जो है मीन आर्टेरियल प्रेशर, MAP जिसका शॉर्ट फॉर्म है मीन आर्टेरियल प्रेशर। इसका एक तो पल्स प्रेशर हमने पढ़ा कि स्ट्रेचिंग ऑफ आर्टरी, स्ट्रेचिंग के आर्टरीज को मेजर करने के लिए हम लोग पल्स प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है, और निकालते हैं। दूसरा फॉर्मूला आ गया मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर का मतलब हो गया एवरेज ब्लड प्रेशर इन योर बॉडी टू ऑर्गेन रीच द बॉडी। हमारे बॉडी में जितना भी ऑर्गेन है उससे किस प्रेशर से ब्लड पहुंच रहा है। अगर वो प्रेशर कम है तो ब्लड हमें वहाँ तक पहुंच रहा है कि नहीं। अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो हमें डैमेज कर सकता है, उस ऑर्गेन को डैमेज कर सकता है, ऑर्गेन फेलियर हो सकता है। अगर वह प्रेशर कम है तो उस ऑर्गेन तक, किसी भी ऑर्गेन तक वह ब्लड पहुंच ही नहीं रहा है, उसे ही मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर का मेन जो कहने का मतलब है कि किस प्रेशर से हमारे बॉडी के सभी ऑर्गेन में ब्लड पहुंच रहा है। तो उसको निकालने का फॉर्मूला जो है MAP = सिस्टोलिक, जो सिस्टोलिक जो सबसे ऊपर हाईएस्ट जो साउंड हमने सुना था सिस्टोलिक, प्लस डायस्टोलिक × 2। डायस्टोलिक को 2 से गुना कर देना है और प्लस सिस्टोलिक, डायस्टोलिक को 2 से गुना कर देना है प्लस सिस्टोलिक बाय 3, उसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो मीन आर्टेरियल प्रेशर निकल जाता है। यह देखिए नॉर्मल जो मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए 132/64 है तो 132 प्लस डायस्टोलिक कितना 64 × 2 करेंगे तो 128 आ जाएगा, बाय 3 डिवाइड करेंगे तो 260/3 अगर डिवाइड करेंगे तो 86.33 आता है। और एक जब हम नॉर्मल चेक करेंगे तो 120/80 जो हमारा नॉर्मल BP होता है, तो अगर उसको चेक करेंगे तो सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक × 2 80 × 2 हो जाएगा तो 160 हो जाएगा, ठीक है, बाय 3 इक्वल टू 280/3 हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड हम लोग करते हैं तो 3 9 जा 90 13
93.33 आता है, 93.33 mg होता है। MAP मीन आर्टेरियल प्रेशर जो नॉर्मल होता है 93.33 mg होता है। इसी प्रेशर से सभी ऑर्गन में, ब्रेन में, लीवर में, किडनी में इसी प्रेशर से ब्लड जाता है। 90 अगर इससे कम है, 93 से अगर कम प्रेशर है, मेन आर्टेरियल प्रेशर हम निकालेंगे, अगर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में ज़्यादा डिफरेंस हो जाए, सिस्टोलिक 120 है और डायस्टोलिक अगर 60 हो जाए तो वह मेन आर्टेरियल प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके कारण से हमारे ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, लीवर में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और ऑर्गन फेलियर देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, यह सब चीज़ देखने को मिलेगा मेन आर्टेरियल प्रेशर। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर हमें किन किन कंडीशन में नहीं लेना चाहिए, किन किन कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। इसका मेन कारण यह होता है क्योंकि जो हम कफ अप्लाई करते हैं वह सबसे बड़ा मेन कारण है। कफ अप्लाई करने में डैमेज हो सकता है, कोई भी टिश्यू डैमेज होता है, वेसल्स डैमेज हो जाता है, बोन फ्रैक्चर हो सकता है, इसलिए किन किन कंडीशनों में ब्लड प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ये भी फिस्टुला, आर्टरी वेन फिस्टुला, आर्टरी वेन को जब जोड़ दिया जाता है डायलिसिस के लिए, आर्टरी वेन को जो जोड़, फिस्टुला का मतलब है कोई भी दो चीज़ को, ओपनिंग को जोड़ दिया जाए, कोई भी दो चीज़ को जोड़ दिया जाए, दो पाइप को जोड़ दिया जाए तो उसे फिस्टुला कहेंगे। जैसे यह दो पाइप है, इसको इसे बीच में मिला देंगे, इसको ज्वाइंट कर देंगे, बीच में ओपन कर देंगे तो उसे फिस्टुला कहेंगे। अगर वो फिस्टुला बना हुआ है और वहाँ पे हमने कफ को बांध दिया और प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वह एक्सपोज होने का चांस रहेगा, वह फटने का चांस रहेगा, इसलिए आईवी फिस्टुला हम नहीं करते हैं। आईवी कैनुला लगा हो तो आईवी कैनुला लगा हो तो अगर फ्लूइड हम इन्फ्यूज कर रहे हैं तो वह रुक जाएगा, इसलिए आईवी कैनुला वाले साइड में कार्डियक कैथेटर जो फेमोरल और रेडियल के द्वारा कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाता है, उस हैंड में उस साइड में बीपी नहीं लेना चाहिए। आर्टेरियल लाइन लगा हुआ है उस साइड में नहीं लेना। मेस्टेक्टोमी का मतलब हो गया ब्रेस्ट का एनास्टोमोसिस, या फिर ब्रेस्ट को काट करके घसका दिया गया, ब्रेस्ट को रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, उसे मेस्टेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, अगर वह मेस्टेक्टोमी हो तो उसमें क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें लिम्फ एडिमा होने का चांस रहता है बीपी लेने के कारण, इसलिए उसमें नहीं करते हैं। पैरालिसिस पेशेंट में, बर्न पेशेंट में, ओपन अल्सर है, वहाँ पे हमने बीपी कफ बांध दिया तो वहाँ पे और डैमेज टिश्यू हो जाएगा। फ्रैक्चर में अगर पहले से फ्रैक्चर है और हमें पता नहीं है और हमने इन्फ्लेट कर दिया तो और फ्रैक्चर होने का चांस रहेगा, वहाँ पे और पेन ज़्यादा होगा, इसलिए इन सभी कंडीशन में हम लोग ब्लड प्रेशर नहीं लेते हैं। एक जो कंडीशन आता है, सबसे मेन कंडीशन जो है, अगर हमारा हैंड भी नहीं है और हमारा पैर भी नहीं है तो हम कैसे उस पेशेंट में, उस क्लाइंट में बीपी लेंगे। उसका हैंड भी नहीं है और उसका दोनों बोथ एक्सट्रीमिटीज नहीं है, जिस टर्मिनोलॉजी को फोकोमेलिया कहते हैं। फोकोमेलिया में जो हमारा क्लाइंट का बोथ एक्सट्रीमिटीज एब्सेंट रहता है, बर्थ से ही एब्सेंट रहता है, यह एक कंजेनाइटल एनोमली है, जिसमें कि मदर थैलिडोमाइड ड्रग जो लेती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान थैलिडोमाइड ड्रग का एब्यूज करती है, जिसके कारण से टेरिटोजेनिसिटी इफेक्ट देखने को मिलेगा और जो बेबी बर्थ होगा उसमें बोथ एक्सट्रीमिटीज एब्सेंट होगा, ठीक है, उसमें बोथ एक्सट्रीमिटीज एब्सेंट देखने को मिलेगा, उसे फोकोमेलिया कहते हैं। उसमें ना ही हाथ रहेगा ना ही पैर रहेगा, उसे फोकोमेलिया कहते हैं। ठीक है, तो उसमें किस तरह से लेंगे, तो उसमें हम लोग टाइप पहले पढ़ लेते हैं। ब्लड प्रेशर लेने का टाइप कौन कौन सा होता है। इन्वेजिव ब्लड प्रेशर, इन्वेजिव का मतलब हो गया एक जो हमने कफ के द्वारा बताया वह नॉन इन्वेजिव है, मतलब वह हमने कोई भी चीज़ हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं किया, इसलिए वह नॉन इन्वेजिव है। इन्वेजिव आता है, नॉन इन्वेजिव पहले हम पढ़ लेते हैं। नॉन इन्वेजिव में यूएसजी के द्वारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा, डोपलर अल्ट्रासाउंड के द्वारा किया जाता है। और जो मैनुअल हमने पढ़ा, मैनुअल बीपी, उसे जो हमने आपको बीपी लेने के लिए सिखाया उसे मैनुअल बीपी कहते हैं। उसके द्वारा
ठीक है ना, उसके द्वारा ले सकते हैं। और मैनुअल, ऑटोमेटिक, इन्वेजिव और मैनुअल के द्वारा और डिजिटल के द्वारा। डिजिटल अब तो उसे ही मैनुअल ही कहते हैं, लेकिन वह थर्म जो स्फिग्नोमीटर मैनोमीटर है उसका टाइप हो गया डिजिटल और मैनुअल। ठीक है, तो वो सब नॉन इन्वेजिव में आ जाएगा। और इन्वेजिव में आर्टेरियल, आर्टरी के द्वारा हम लोग एक कैथेटर को इंड्यूस करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और उसके बाहर में ट्रांसड्यूसर के द्वारा उस प्रेशर को चेंज करके मॉनिटर पे शो करते हैं। उसे ही आर्टेरियल कैथेटराइजेशन करके ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। जिसमें क्लोज मॉनिटरिंग बीपी करने का जरूरत रहा उसमें हम लोग इन्वेजिव करते हैं सीवीपी लाइन, सेंट्रल वेनस प्रेशर के द्वारा। ठीक है, सीवीपी लाइन जो हमारा वेन के द्वारा, ये तो आर्टरी के द्वारा और ये वेन के द्वारा, सेंट्रल में सेंट्रल वेन जो सबक्लेवियन वेन होता है, आईजेबी इंटरनल जुगुलर वेन के द्वारा जो चेक करते हैं उसे उसमें चेक किया जाता है। ठीक है, ये सब टाइप हो गया। नॉन इन्वेजिव में मैनुअल हो गया, यूएसजी के द्वारा, डोपलर के द्वारा, ये सब में हम कोई भी चीज़ इंसर्ट नहीं करते हैं, बाहर से ही ब्लड प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। मैनुअल डिजिटल हो जाता है। एक एम्बुलेटरी बीपी होता है जिसमें कि पेशेंट दौड़ते रहता है, घूमते 24 घंटे का बीपी मॉनिटर किया जाता है, जिसमें कि पेशेंट चल रहा है, बुल रहा है, उसके बॉडी में कफ बांध दिया जाता है और एक मशीन उसके कमर पे टांग दिया जाता है जिससे कि 24 घंटे का बीपी मॉनिटरिंग कर सके। और ये इन्वेजिव में आर्टेरियल के द्वारा सीवीपी लाइन, जिसमें कि क्लोज मॉनिटरिंग, ओटी के समय क्लोज मॉनिटरिंग करना रहता है, इसलिए ये सब इन्वेजिव ब्लड प्रेशर उस समय हम लोग यूज करते हैं। तो इसी तरह हमने आज ब्लड प्रेशर को डील कर लिए हैं, समझ चुके हैं बहुत ही अच्छी तरह से। अब अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग पेन को, जो हमारा लास्ट कंपोनेंट करेक्टर है वाइटल साइन का, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन और बीपी हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 चीज़ पढ़ चुके हैं। एक पेन है 5वां, वो हम पढ़ लेंगे, वाइटल साइन हमारा खत्म हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा, क्या हमने कुछ गलती भी की है तो कमेंट करके हमारी गलतियों को ज़रूर बताने का कोशिश करेंगे। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को जो एकदम बेसिक नॉलेज चाहते हैं, एकदम 0 to हीरो बनना चाहते हैं, उसमें ज़रूर उनको शेयर करें। धन्यवाद।